अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.11.3 रिव्यू ऑफ बीसीएम अरेंजमेंट। ठीक है, 4.11.3 हमारा टॉपिक नंबर है। इसका नाम है रिव्यू ऑफ बीसीएम अरेंजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में रात में शादी होने वाली है तो फिर आप जो बैंकेट हॉल बुक करते हो उसका अरेंजमेंट पहले से जाकर देखते रहते हो। वैसे ही हम लोग बीसीएम अरेंजमेंट का रिव्यू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बीसीएम अरेंजमेंट का रिव्यू करते हैं यहाँ पर। तो बीसीएम प्रोग्राम का जो ऑडिट हम लोग करेंगे यहाँ पर, यह सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो किन किन चीज़ों का वेरीफाई करेंगे हम लोग, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आपको बीसीएम प्रोग्राम का ऑडिट करना है या रिव्यू करना है या फिर सेल्फ असेसमेंट करना है, कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तो किन किन चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर पॉइंट है, उसके सामने में आप लिखो ऑल। फर्स्ट नंबर पॉइंट के सामने में लिखो ऑल। सेकेंड नंबर पॉइंट के सामने में लिखो एक्यूरेटली। सेकेंड नंबर पॉइंट के सामने में एक्यूरेटली। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट के सामने में फिट। थर्ड नंबर पॉइंट के सामने में फिट और फोर्थ नंबर पॉइंट के सामने में भी फिट। तो ऑल पहला पॉइंट, एक्यूरेटली दूसरा पॉइंट, फिट तीसरा पॉइंट और फिर फिट जो है वो चौथा पॉइंट भी होगा। तो ऑल एक्यूरेटली फिट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब हम लोग ऑल एक्यूरेटली फिट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑल की बात हम लोग करते हैं। तो ऑल की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब सारे की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और उसके क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इंक्लूड किया है क्या बीसीएम स्ट्रैटेजी में। तो पहले हम लोगों को जो है रिव्यू देखना है कि सारे की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और उनके क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इंक्लूड किया है क्या बीसीएम स्ट्रैटेजी में, ये देखना है। जैसे कि शादी के ये बैंकेट हॉल में आपको अरेंजमेंट में सबसे पहले देखना है कि सारे खाने वाने का और बैठने का अच्छे से अरेंजमेंट है कि नहीं है। तो इसको प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई करके देखना है कि सब चीज़ों को इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे सारे की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उनके क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इंक्लूड किया है बीसीएम स्ट्रैटेजी में, ये देखना है। सेकेंड नंबर देखना है एक्यूरेटली। तो इंटरप्राइज की बीसीएम पॉलिसी, स्ट्रैटेजी वगैरह सब की प्रायोरिटी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब जो पॉलिसी है हमारी या स्ट्रैटेजी है वो प्रायोरिटीज़ को, जो कौन सा की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज था उसमें जो है प्रायोरिटीज़ को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं स्ट्रैटेजी, ये देखना है। ठीक है, तो पॉलिसी स्ट्रैटेजी वगैरह सब जो है प्रायोरिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा जो प्रायोरिटीज़ जो देनी पड़ेगी, जितने सारे भी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं या जितने भी रिलेटेड जो आपके रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें प्रायोरिटी आपको फिक्स करना है कि पहले कौन सा काम करना है, ताकि प्रॉपर प्लान में हम लोग जो है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कर पाएँ। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है फिट। तो थर्ड नंबर पॉइंट फिट क्या बोलता है कि इंटरप्राइज की बीसीएम का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी इफेक्टिव है और अपने पर्पस के लिए जो है वो जो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी फिट है। ठीक है, ताकि जो है मैनेजमेंट कैपेबल हो इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इंटरप्राइज की बीसीएम का कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी जो है वो इफेक्टिव है और अपने पर्पस के लिए फिट है। ठीक है, बस इतना है थर्ड नंबर पॉइंट कि इंटरप्राइज की बीसीएम का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी जो है वो इफेक्टिव है और जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस के लिए फिट है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पॉइंट आपका बताता है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सारे की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उनके क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ का पर्पस आइडेंटिफाई करके हम लोगों को देखना है कि बीसीएम स्ट्रैटेजी में इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। सेकंड नंबर पॉइंट हम लोगों ने देखा कि एक्यूरेटली इंटरप्राइज की बीसीएम पॉलिसी, स्ट्रैटेजी वगैरह सबको प्रायोरिटीज़ देकर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है पॉलिसी, स्ट्रैटेजी वगैरह सब में। और फिट का मतलब हम लोगों ने देखा थर्ड नंबर पॉइंट कि इंटरप्राइज की बीसीएम की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी इफेक्टिव है और वो अपने पर्पस के लिए फिट है, ताकि जो है मैनेजमेंट कैपेबल हो सके इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो फिट हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा फिर से फिट आता है। तो वहाँ पर जो था कि हमारा बीसीएम का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी इफेक्टिव है और अपने पर्पस के लिए फिट है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। लेकिन चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है? चौथा पॉइंट हमारा बोलता है कि इंटरप्राइज का बीसीएम सॉल्यूशन इफेक्टिव है और फिट फॉर द पर्पस है कि रिस्क को फेस करने के लिए फिट है, रिस्क को फेस करने के लिए फिट है। चौथा नंबर पॉइंट हमारा यही होगा कि रिस्क को फेस करने के लिए फिट है। इंटरप्राइज का बीसीएम सॉल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है और रिस्क को फेस करने के लिए जो है, रिस्क फेस करने का पर्पस के लिए जो है वो फिट है। ये चौथा नंबर पॉइंट होगा। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा नंबर पॉइंट था हमारा कि इंटरप्राइज की बीसीएम का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी इफेक्टिव है और अपने पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पाँचवें नंबर पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंट। तो पाँचवें नंबर पॉइंट के सामने में लिखो इम्प्लीमेंट और छठे नंबर पॉइंट के सामने में लिखो आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट। तो पाँचवा इम्प्लीमेंट और छठा
आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट, छठा आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट, सातवां ट्रेनिंग और आठवां कम्युनिकेशन, सातवां ट्रेनिंग, आठवां कम्युनिकेशन और नौवां चेंज कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था ऑल, उसके बाद सेकंड पॉइंट एक्यूरेटली, थर्ड पॉइंट फिट, फोर्थ पॉइंट भी फिट, फिफ्थ पॉइंट इम्प्लीमेंट और उसके बाद छठा पॉइंट आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट और उसके बाद सातवां पॉइंट ट्रेनिंग, आठवां पॉइंट कम्युनिकेशन और नौवां पॉइंट चेंज कंट्रोल। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान से पढ़ेंगे। अगर रिव्यू ऑफ बीसीएम अरेंजमेंट को, अगर आप सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने कीवर्ड्स नोट किए हैं उसको एक साथ पढ़ा जाए तो देखो क्या होता है, ऑल, एक्यूरेटली, फिट, इम्प्लीमेंट, आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट और उसके बाद जो है ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन और चेंज कंट्रोल। तो सारी चीज़ें जो है एक्यूरेटली फिट है इम्प्लीमेंट करने के लिए और आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और साथ में ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन करने के लिए चेंज कंट्रोल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी तरह करके इसको आपको याद रखना है। तो आपका पाँचवा नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इम्प्लीमेंट, इंटरप्राइज का बीसीएम मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम जो है इफेक्टिव है ये वेरीफाई करना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है। पाँचवा नंबर पॉइंट हम लोगों को बोलता है कि इंटरप्राइज के बीसीएम मेंटेनेंस को के लिए और इम्प्लीमेंट के लिए जो है आपका जो है एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम जो है यानी कि प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है, ये वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो है तो छठा नंबर पॉइंट हमारा बोलता है आइडेंटिफाइड इम्प्रूवमेंट, बीसीएम स्ट्रैटेजी और प्लान में इम्प्रूवमेंट जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है या फिर ड्यूरिंग द इंसिडेंट जो है इंसिडेंट के दौरान में आपको पता चला था उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने जो कुछ भी आइडेंटिफाई किया था उसके अकॉर्डिंगली आपने इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो इसको रिव्यू करना है। तो छठे नंबर पॉइंट में जो आइडेंटिफाइड जो कुछ भी किया था आपने उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट को जो है इंक्लूड किया है, ये देखना है। सातवां नंबर पॉइंट हमारा बोलता है उसके बाद सातवां नंबर पॉइंट हमारा छठा नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है, हाँ सेवेंथ पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशन के लिए इंटरप्राइज का ऑनगोइंग प्रोग्राम प्रॉपर है कि नहीं है ये वेरीफाई करना है। ऑडिट या सेल्फ असेसमेंट में आपको ये वेरीफाई करना है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए इंटरप्राइज का जो है ऑनगोइंग प्रोग्राम, लगातार चलने वाला प्रोग्राम जो है वो आपका जो है प्रॉपर है या नहीं है, इसको देखना है। और कम्युनिकेट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेट। तो बीसीएम प्रोसीजर को रिलेवेंट स्टाफ को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया गया हो ताकि सबको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। बीसीएम प्रोसीजर को रिलेवेंट स्टाफ लोगों को जो है प्रॉपर्ली जो है कम्युनिकेट किया गया हो ताकि सभी को अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पता हो। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट बोलता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल प्रोसीजर अपनी जगह हो और इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा रहा हो। चेंज कंट्रोल मतलब कुछ भी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना है या पॉलिसी में या मैनेजमेंट में बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर्ली कंट्रोल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज कंट्रोल मतलब चेंज कंट्रोल जो है प्रोसेस वो अपनी जगह पर हो और इफेक्टिव हो और इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा रिव्यू ऑफ बीसीएम मैनेजमेंट में कि सारे की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और उनके क्रिटिकल रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके इंक्लूड किया गया है, मतलब कुछ छूटा नहीं है, हर एक चीज़ इंक्लूड है। अरेंजमेंट में आप ये भी देखते हो कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूटा तो नहीं है। वैसे ही यहाँ पर एक्यूरेटली में जो सेकेंड नंबर पॉइंट एक्यूरेटली में तो इंटरप्राइज की बीसीएम पॉलिसी स्ट्रैटेजी वगैरह सब जो है प्रायोरिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रायोरिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप सेकेंड नंबर पॉइंट में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द प्रायोरिटीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड नंबर पॉइंट में आप कीवर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द प्रायोरिटीज़ भी लिख सकते हो। तो इंटरप्राइज की बीसीएम पॉलिसी स्ट्रैटेजी वगैरह सब जो है प्रायोरिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है। और उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट फिट, इंटरप्राइज की बीसीएम का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी जो है वो इफेक्टिव है और अपने पर्पस के लिए फिट है ताकि मैनेजमेंट कैपेबल हो सके इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट क्या है, इंटरप्राइज की बीसीएम सॉल्यूशन इफेक्टिव है और फिट फॉर द पर्पस है ताकि रिस्क को फेस कर सके। और उसके बाद जो है पांचवा नंबर पॉइंट इम्प्लीमेंट, इंटरप्राइज का बीसीएम मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है, ये वेरीफाई करना है। फिर आइडेंटिफाइड इंप्रूवमेंट, बीसीएम स्ट्रैटेजी और प्लान के इंप्रूवमेंट में आपने जो है जो कुछ भी आइडेंटिफाई किया था एक्सरसाइज प्रोग्राम के दौरान या फिर इंसिडेंट वास्तव में हुआ था उस दौरान जो आपको पता चला था उस चीज़ को आपने इंक्लूड किया है या नहीं किया है, इस बात को रिव्यू करना है। उसके बाद ट्रेनिंग को रिव्यू करना है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए इंटरप्राइज का ऑनगोइंग प्रोग्राम प्रॉपर है कि नहीं है ये वेरीफाई करना है। ऑडिट या सेल्फ असेसमेंट में कम्युनिकेट देखते हैं हम लोग, बीसीएम प्रोसीजर को रिलेवेंट स्टाफ को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया हो ताकि सबको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी पता हो। उसके बाद चेंज कंट्रोल प्रोसेस अपनी जगह पर हो और इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा रहा हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिव्यू ऑफ बीसीएम मैनेजमेंट के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा
4.12 में BCM ट्रेनिंग प्रोसेस, इस बिल्ली का कॉन्फिडेंस तो देखो कि अपने आप को आईने देखकर आईना में शेर समझ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, BCM ट्रेनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, BCM ट्रेनिंग प्रोसेस में जो है सभी स्टेक होल्डर लोगों के कल्चर में और जो उसके रग रग में जो है BCM को डालने के लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट को डालने के लिए जो है इसको जो है ट्रेनिंग प्रोसेस को एज ए टूल यूज़ किया जाता है। BCM प्रोसेस में एज ए टूल यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग को एज ए टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट के सामने में आप लिख सकते हो डेवलप, फर्स्ट पॉइंट है आपका डेवलप, सेकेंड पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस, और थर्ड पॉइंट है आपका ओवर टाइम, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लाइक। फोर्थ पॉइंट के सामने लिखो लाइक, ठीक है। तो डेवलप, कॉन्फिडेंस, ओवर टाइम, लाइक दिस कैट। तो ये बिल्ली की तरह आपको कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करना है, ठीक है। तो डेवलप, फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका डेवलप क्या बोलता है, तो यहाँ पर BCM ट्रेनिंग प्रोसेस में जो है वो क्या बोलते हैं आपका, एन एंटरप्राइज विथ BCM यूजर्स ट्रेनिंग as a tool to initiate a culture of BCM in all the stakeholders by developing a BCM program more effectively। तो BCM प्रोग्राम को ट्रेनिंग से और भी इफेक्टिव तरीके से डेवलप किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट नंबर पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाइड इंप्रूवमेंट देखा। तो आइडेंटिफाइड इंप्रूवमेंट को इंक्लूड करना था हमें एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम के दौरान जो आपको पता चला है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो आपको पता चला है। तो BCM प्रोग्राम में ट्रेनिंग को अगर आप इंक्लूड करते हो तो और भी इफेक्टिव तरीके से आपका BCM प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट आपका आता है कॉन्फिडेंस। तो स्टेक होल्डर लोगों को बिजनेस डिस्ट्रप्शन से लड़ने या फिर बिजनेस डिस्ट्रप्शन को झेलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ट्रेनिंग से, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग डिस्ट्रप्शन से जो है मैनेज करेंगे, तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो स्टेक होल्डर लोगों को बिजनेस डिस्ट्रप्शन से लड़ने या झेलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो डिस्ट्रप्शन आ गया उसके बाद। ओवर टाइम की बात हम लोग करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑनगोइंग ट्रेनिंग से BCM की मजबूती और भरोसा जो है वो बढ़ता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अगर आपका ऑनगोइंग ट्रेनिंग लगातार चल रहा है तो उस सिचुएशन में जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं BCM की मजबूती जो होती है और उसके जो क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी जो होती है वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है, ताकि हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग में हर एक लेवल पर BCM को जो है इंक्लूड कर पाएँ। तो इसलिए हर एक लेवल पर इंक्लूड करने से क्या होगा कि BCM की ज़रूरत तो हर एक लेवल पे पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो हर जगह आप इंसिडेंट से रिकवर करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी ओवर द टाइम। उसके बाद लाइक की बात करते हैं, तो लाइक दिस कैट, तो ठीक है। तो लाइकलीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट जो है डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग से। तो आपकी लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है ट्रेनिंग से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि BCM ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डेवलप, तो BCM प्रोग्राम को ट्रेनिंग से और भी इफेक्टिव तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको अनुभव हुआ है उसके आधार पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो BCM प्रोग्राम में। कॉन्फिडेंस, स्टेक होल्डर लोगों को बिजनेस डिस्ट्रप्शन से लड़ने की या झेलने के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उसके बाद ओवर टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑनगोइंग ट्रेनिंग से आपकी BCM की मजबूती और भरोसा दोनों बढ़ता है, ताकि आप जो हर एक लेवल पर है इफेक्टिवली डिसीजन ले सकें। और लाइक मतलब लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को जो है डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज किया जाता है, डिस्ट्रप्शन के लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने BCM ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ BCP कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ BCM कल्चर इज सपोर्टेड बाय, ठीक है। सॉरी यहाँ पे BCM कल्चर है लिखा हुआ, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ए BCM कल्चर इज सपोर्टेड बाय, किस किस चीज़ से आपका BCM कल्चर जो है वो सपोर्ट किया जाता है। तो BCM कल्चर का डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट का सपोर्टर होता है आपका लात एक्सरसाइज, LAAT एक्सरसाइज। तो BCM कल्चर का आपको सपोर्ट करना है तो आप लात का एक्सरसाइज करो, ठीक है। जैसा कि रामदेव बाबा सिखाते हैं LAAT एक्सरसाइज, LAAT एक्सरसाइज। डेवलपमेंट ऑफ ए BCM कल्चर इज सपोर्टेड बाय LAAT एक्सरसाइज। L से क्या हो गया, लीडरशिप सीनियर पर्सनल से जो है इंटरप्राइज में जो है वो सपोर्ट लिया जाता है। तो लीडरशिप फ्रॉम सीनियर पर्सनल इन इंटरप्राइज, तो लीडरशिप का सपोर्ट लिया जाता है किससे, सीनियर लोगों से, सीनियर पर्सन इंटरप्राइज में, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का असाइनमेंट। तो ए का मतलब असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड ए का मतलब अवेयरनेस रेजिंग, और टी का मतलब स्किल ट्रेनिंग, टी का मतलब स्किल ट्रेनिंग। तो इस तरीके से आपका लात हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज से एक्सरसाइज प्लान,
तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए लात का जो है प्लान करना पड़ेगा कि आप जो है रामदेव बाबा की वीडियो देख के आप लात का एक्सरसाइज सीखोगे, या फिर फुटबॉल खेल के आपको करना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है, तभी जाके आप जो है डेवलपमेंट कर पाओगे, बीसीएम कल्चर के लिए जो है सपोर्ट कर पाओगे, आपका लात मजबूत रहेगा तब, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बीसीएम कल्चर इज सपोर्टेड बाई। तो LAAT एक्सरसाइज आपको याद रहना चाहिए। तो आप स्टडी मेटेरियल के ऑर्डर में आराम से लिख सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि पहला पॉइंट L से हो गया लीडरशिप, सीनियर पर्सनल से आपको लीडरशिप के लिए सीनियर लोगों की मदद चाहिए होती है। फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होगी उनको असाइनमेंट करना पड़ता है। उसके बाद अवेयरनेस जो है वो सबके बीच में फैलाना पड़ता है बीसीएम का, ताकि बीसीएम कल्चर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैले। और उसके बाद फिर बोलता है कि जो आपको उसके बाद अवेयरनेस रेजिंग के बाद स्किल ट्रेनिंग, आपको स्किल जो है डेवलप करना पड़ेगा लोगों को प्रैक्टिस करवा के। उसके बाद एक्सरसाइज प्लान करवाना पड़ेगा कि स्किल एक बार डेवलप हो गया तो कुछ पीरियड के अंतराल में, जैसे कि हर 15 दिनों के बाद, हर 1 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद जो है आपको आपके पॉलिसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्लान की जो है वो करवाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी। ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4.12.1 आपका बोलता है ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी। तो आप देख सकते हो जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग अवेयरनेस और कॉम्पिटेंसी जो है वो आपको पढ़ना है। तो बीसीएम में जो भी पर्सनल जो होते हैं उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई, डिटरमाइन और असाइन करने के लिए अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग जो है वो एक नेसेसरी फैक्टर है। बीसीएम में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई, डिटरमाइन और असाइन करने के लिए अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग जो है नेसेसरी फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको कुछ कॉमन लाइफ की बातें देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉमन लाइफ में आपको एडवाइस किया जाता है, सेम टू सेम यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है आपका जो यहाँ पे रिलेवेंट रोल के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है। ठीक है, उससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी कॉम्पिटेंसी जो है, उससे सारी चीज़ें जो है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट से, बीसीएम के रिक्वायरमेंट से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका आएगा लिसन, एक्टिवली लिसन। फर्स्ट नंबर पॉइंट है एक्टिवली लिसन। ठीक है, तो एक्टिवली लिसन फर्स्ट नंबर पॉइंट है आपका। दूसरे के आइडियाज़ को, व्यूज़ को और ओपिनियन को एक्टिवली सुनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपका कल्चर डेवलप होगा ऐसा, तो जिससे बीसीएम हो पाएगा। तो दूसरे के आइडियाज़ को, व्यूज़ को और ओपिनियन को एक्टिवली सुनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड हमारा पॉइंट है सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट, सेकेंड नंबर पॉइंट है सपोर्ट। डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में। डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका रिस्पॉन्स। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स प्री डिटरमाइंड और जो है कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए बीसीएम के अनुसार। जो आपने बीसीएम में सोचा, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस जब आ गया तो ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आप रिस्पॉन्स करना चालू करो, आपका बीसीएम में के अकॉर्डिंगली आप चालू करो, तभी आप सिस्टमेटिक तरीके से रिकवर हो पाओगे। तो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स प्री डिटरमाइंड और कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना चाहिए बीसीएम के अनुसार। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल जो है अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट करना है, जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको उचित लगे, यानी कि मैच करे। फोर्थ नंबर पॉइंट है स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल जो है अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट करना है, जो सिचुएशन के हिसाब से आपको ठीक लगे। कभी बहुत ज़्यादा कड़क होना भी अच्छा नहीं है और कहीं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना भी अच्छा नहीं है। तो कॉमन बातें जो आपकी लाइफ की है, लिसन, एक्टिवली आपको दूसरे के आइडियाज़ को, व्यूज़ को और ओपिनियन को जो सुनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सपोर्ट का मतलब डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड बोलता है रिस्पॉन्स। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स जो है आप प्री डिटरमाइंड और कंस्ट्रक्टिव तरीके से ही करो, जो बीसीएम में बताया गया उसी के अनुसार करो। स्टाइल, जो लीडरशिप स्टाइल जो है अप्रोप्रिएटली आपको अडॉप्ट करना है, जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको उचित लगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा 4 पॉइंट यहाँ पर खत्म हुआ, लिसन, सपोर्ट, रिस्पॉन्स और स्टाइल। और अब हम लोग 5वें पॉइंट की बात करते हैं, प्रमोट। 5th पॉइंट है हमारा प्रमोट। तो 5वां पॉइंट जो है हमारा प्रमोट है। तो पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना है ताकि हेल्थ और इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे और अदर सेफ्टी भी इंश्योर रहे। पॉजिटिव कल्चर को आपको प्रमोट करना है, पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना है ताकि हेल्थ और इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे और अदर सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज। तो अपने कलीग के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने का जो है कल्चर होना चाहिए टीम में, ताकि जो है
सब कोई जो है इनकरेज हो आपसे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए आपको, अपने कलीग के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने का कल्चर होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो है कुछ हमारे कलीग ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसको सीनियर तक पहुंचा सके, ताकि उसको तारीफ़ मिल सके। तो अपने कलीग के कंट्रीब्यूशन को जो है रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने का कल्चर होना चाहिए। उसके बाद इनकरेज क्या बोलता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए इनकरेज करना ऑर्गेनाइजेशन में है हर टीम को। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए सबको इनकरेज करना है, मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड को भी एडवाइस करते हो कि थोड़ा बहुत शेयर्स जो हैं तुम खरीदा करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, ज़्यादा रिस्क ना लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तो ले सकते हो। तो इस तरह से इनकरेज द टेकिंग ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद अगला पॉइंट भी आता है इनकरेज। तो यहाँ पर बोलता है कि न्यू आइडिया को इनकरेज करना चाहिए और एक्टिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। नए नए आइडियाज़ को इनकरेज करना चाहिए और एक्टिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा पहला नंबर पॉइंट भी क्या था कि दूसरे के आइडियाज़, व्यूज़, ओपिनियन को एक्टिवली सुनना चाहिए। और यहाँ पर भी है आपके आइडियाज़ की बात कर रहा है, इनकरेज करना चाहिए नए आइडिया को, ठीक है, और एक्टिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बोलता है कि इन्वॉल्व टीम, किसी प्रॉब्लम को जो रिजॉल्व करने के लिए जो है आपको टीम के रिलेवेंट मेंबर को जो है कंसल्ट करना है और इन्वॉल्व करना चाहिए। किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टीम के रिलेवेंट मेंबर को कंसल्ट करना चाहिए आपको और इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद बोलता है सेकंड लास्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है ताकि सबको मोटिवेशन मिल सके। पर्सनल इंटीग्रिटी को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना है ताकि सब अपनी इंटीग्रिटी के लिए मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, सबको इंटीग्रिटी के लिए आपको जो है मोटिवेशन मिल सके। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए चैलेंजिंग तरीके से बिजनेस को, ठीक है, या एक्टिविटी को करना होगा आपको चैलेंजिंग तरीके से। जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चैलेंजिंग तरीके से आपको काम को करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पहला नंबर पॉइंट, दूसरे के आइडियाज़, व्यूज़ और ओपिनियन को एक्टिवली सुनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा नंबर पॉइंट, डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा नंबर पॉइंट, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स प्री डिटरमाइंड और कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना चाहिए BCM के अनुसार। और उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट, लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट करना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से आपको उचित लगे, यानी कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको मैच करे। उसके बाद फिर है प्रमोट करना, तो बोलता है कि पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना है, हेल्थ और इन्वायरमेंट सेफ रहे और उसके अकॉर्डिंग भी आपको अदर सेफ्टी भी इंश्योर रखनी है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, अपने कलीग के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने का कल्चर होना चाहिए टीम में। इनकरेज, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए इनकरेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में टीम को। और उसके बाद फिर दोबारा इनकरेज आता है, उसमें बोलता है कि नए आइडियाज़ को इनकरेज करना है और एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वॉल्व टीम, किसी प्रॉब्लम का जो है रिजॉल्व करने के लिए आपको रिलेवेंट टीम मेंबर को जो है कंसल्ट करना चाहिए जो उससे रिलेटेड है, तो उस टीम मेंबर को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए किसी खास प्रॉब्लम आ गया तो। इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी को डेमोस्ट्रेट करना है ताकि सबको मोटिवेशन मिल सके इंटीग्रिटी करने के लिए। लास्ट वाला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए चैलेंजिंग तरीके से बिजनेस को या एक्टिविटी को करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपको लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसकी वजह से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये शायद उम्मीद है कि आपको आसानी से ये पॉइंट जो है याद होकर समझ आएगा। इसमें कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जस्ट समझ लो, आपको पता याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी प्लान। 4.13.1 की बात हम लोग करते हैं। तो बहुत तरह के प्लान होते हैं, वो बहुत तरह के प्लान क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लान जो है BCM में जो है 4.13 में बताया गया है, BCM में प्लान को 4 प्रकार से डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो BCM में प्लान को 4 प्रकार से जो है वो डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से जो कौन कौन से प्लान होते हैं, इमरजेंसी प्लान होते हैं, इमरजेंसी, B से EBRT, B से बैकअप प्लान, और R से रिकवरी प्लान, और T से टेस्ट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान, ठीक है। तो इमरजेंसी, बैकअप, रिकवरी और टेस्ट प्लान 4 प्रकार के प्लान होते हैं। हम लोगों को बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में 4 प्रकार के प्लान को डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। BCM में 4 प्रकार के जो आपके प्लान होते हैं उसको डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। मान लो अगर इमरजेंसी प्लान के बारे में लिखने आता है तो आप केवल इमरजेंसी प्लान के बारे में लिखना चालू नहीं करोगे आंसर में। फर्स्ट थिंग आप बताओगे कि BCM में प्लान को 4 प्रकार से डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है, और चारों को पॉइंट में लिखोगे, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान। और फिर फ्लो चार्ट में भी बनाओगे कि जो है BCM प्लान
के 4 कैटेगरी आप बांटोगे फ्लो चार्ट में अपना, और उसमें इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान और टेस्ट प्लान, उसके बाद आप इमरजेंसी प्लान को डिफाइन करना चालू करोगे तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इमरजेंसी प्लान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इमरजेंसी प्लान में जैसा कि आपको ये बादशाह मूवी अगर याद होगा तो जो है जब ये दोनों लड़ाई करते रहते हैं तो वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और दोनों को डॉग से डर लगते रहता है। अब इमरजेंसी में कुत्ता जो भौंकते रहता है काटने के लिए, तो उससे कैसे बचा जाए, तो शाहरुख खान गाना गाता है मैं तो हूँ पागल, तो लेकिन जब ये विलन गाना गाता है तो कुत्ता उसको उल्टा काट लेता है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्लान, आपके साथ भी ऐसी इमरजेंसी आई होगी कभी न कभी, कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा ऐसा। तो हम लोग इमरजेंसी प्लान के बारे में देखते हैं कि अचानक से मान लो जो है डिज़ास्टर अगर आ गया तो इमीडिएटली आपको क्या क्या एक्शन लेना है, उसी के लिए इमरजेंसी प्लान जो है बनाया जाता है। अचानक से डिज़ास्टर आ गया मतलब कि मान लो कि फ्लड आ गया मान लो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो बेसमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ की चीज़ें हैं, उसको वहाँ से हटानी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ करना है, ताकि जो है आप देखोगे अक्सर सिटीज़ में क्या होता है कि जब बारिश होती रहती है तो फिर जो है पावर जो है कट जाता है, तो ये सब इमरजेंसी प्लान का ही पार्ट होता है। मैनेजमेंट को हर वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है इस प्लान में जिसको इमरजेंसी कहा जाता है, जैसे मेजर फायर, मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज और टेररिस्ट अटैक। हर एक चीज़ को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जिसको आप इमरजेंसी बोल सकते हो। मैनेजमेंट को पहले ही से आइडेंटिफाई करना है। एक्शन डिज़ास्टर के नेचर पर वैरी करेगा। ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट अटैक हो और आप पानी लेकर दौड़े उसको, मतलब टेररिस्ट अटैक हो तो आपको पानी लेकर तो दौड़ना नहीं है। तो एक्शन डिज़ास्टर के नेचर पर वैरी करेगा। अगर इंटरप्राइज़ के पास कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है, अगर इंटरप्राइज़ के पास कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है, देखो इमरजेंसी प्लान को लोग इग्नोर कर देते हैं ऊपर से ऐसे पढ़ के, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि ना आपको टेक्निकल वर्ड जो है वो नोट डाउन करना है और टेक्निकल वर्ड को आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर इंटरप्राइज के पास कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है, देखो एक टेक्निकल वर्ड ऐसा लग रहा है लेकिन है नॉर्मल, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है। रिव्यू करने के लिए अगर आपके पास ये वाला प्रोग्राम है कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम जिसका नाम है, ठीक है, CSRP, ठीक है, जिसका नाम है रिव्यू करने के लिए, तो उसको रिव्यू करते वक्त में ही आपको इमरजेंसी प्लान के स्कोप को भी ध्यान में रखना होगा ताकि अलग से भी इसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर सके। नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में आप अलग से भी कुछ एडिशनल प्लान कर सके। इमरजेंसी प्लान को उस प्रोग्राम के साथ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ट्रिगर हो जाता है सिचुएशन की इमरजेंसी प्लान का, जो हम लोगों को इन्वोक करना है इमरजेंसी प्लान को, तो 4 एस्पेक्ट को आर्टिकुलेट करना होगा, 4 एस्पेक्ट को दर्शाना होगा। ठीक है, जब आपका ट्रिगर हो जाता है, सिचुएशन आ गया कि अब इमरजेंसी प्लान इन्वोक करना पड़ेगा हमें, तो 4 एस्पेक्ट को आर्टिकुलेट करना होता है। जब ट्रिगर हो जाता है तो व्हेन द सिचुएशन दैट इन्वोक द प्लान हैव बीन आइडेंटिफाइड 4 एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी प्लान मस्ट बी आर्टिकुलेटेड। तो आपके पहचान लेने के बाद जो है आपका सिचुएशन को ट्रिगर कर लेने के बाद जो है 4 एस्पेक्ट को इमरजेंसी प्लान में आपको आर्टिकुलेट करना होगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, ऐसे वर्डिंग्स यूज़ किए गए हैं। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को स्टडी मटेरियल में वर्डिंग्स को ढूंढ के अंडरलाइन कर लो। तो फर्स्ट आपको क्या करना होता है, तो आपको फर्स्ट करना होता है कि नोटिफाई करना होता है, नोटिफाई करना होता है। सेकंड क्या करना पड़ता है, सेकंड एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन। तो एक्शन को आर्टिकुलेट करना है। पहले नोटिफाई को कैसे नोटिफाई करोगे दूसरे को, सेकंड में क्या एक्शन लोगे, थर्ड में क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, और फोर्थ में रिटर्न प्रोसीजर आपका क्या होगा, मतलब वापस जो है काम पर आने का प्रोसीजर, रिटर्न प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट वाला आपका है नोटिफाई, फर्स्ट नोटिफाई। डिज़ास्टर होते ही सबको जो है ये जानना रहता है कि पहले आपको किसको नोटिफाई करना है। एग्जाम्पल मैनेजमेंट को, पुलिस को, फायर डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को किसको नोटिफाई करना है। तो फर्स्ट तो है जो आर्टिकुलेट करना पड़ेगा कि आपको किसको नोटिफाई करना है। सेकंड एक्शन, डिज़ास्टर होते ही क्या क्या इमीडिएट में एक्शन लेना है हम लोगों को, पहले लोगों को क्या क्या एक्शन लेना है, जैसे इक्विपमेंट का पावर ऑफ करना है, फाइल वगैरह सब जो है कागज़ के उसको हटा देना है, तो एक्शन। थर्ड में बोलता है प्रोसीजर, कोई भी जो है स्पेसिफिक इवैक्यूएशन प्रोसीजर अगर है तो उसको स्पेसिफाई करना है। तो स्पेसिफिक इवैक्यूएशन प्रोसीजर जो है अगर कोई है आपका, जैसे आग बुझाने के लिए आपका फायर जो है फायर सप्रेशन सिस्टम वगैरह सब है, तो कोई भी इवैक्यूएशन प्रोसीजर अगर आपका है तो थर्ड नंबर में उसको जो है स्पेसिफाई करना है। और फोर्थ रिटर्न प्रोसीजर, वापस काम पर आना या काम चालू करना है वापस, अगर सिचुएशन एक्सेप्टेबल लेवल तक नॉर्मल हो जाए, आपके एक्सेप्टेबल लेवल तक नॉर्मल हो जाए, ठीक है, भूकंप आने के बाद जैसे एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है भूकंप जो है शांत हो जाए, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अब वापस हम लोग बिल्डिंग में जा सकते हैं। इन सब सिचुएशन में हम लोगों को
पर्सनल जो हम लोगों का पर्सनल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक्शन लेना है उसको आइडेंटिफाई करना है और प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो कि स्पेसिफाइड होगा वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आप बैक करके सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने 2-3 टेक्निकल बातें बोली जब इमरजेंसी प्लान के बारे में लिखना आएगा, अगर आप ये सब लिखते हो तभी आपको मार्क्स मिलेगा। कम से कम आपको इतना लिखना है कि अगर आपके पास आपके एंटरप्राइज के पास कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू प्रोग्राम है तो उसको करने के लिए रिव्यू करते वक्त में आपको इमरजेंसी प्लान के स्कोप को भी ध्यान में रखना है। दूसरा बताया गया है कि जब आपको ट्रिगर हो जाता है सिचुएशन की, इमरजेंसी प्लान इन्वोक हो गया, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो 4 काम किया जाता है। फर्स्ट नोटिफाई करना है, सेकंड एक्शन, थर्ड प्रोसीजर और चौथा रिटर्न प्रोसीजर। तो ये सारी बातें आपको इमरजेंसी प्लान में लिखनी है, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से पढ़नी पड़ती है इसका में भी, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। ठीक है, तभी जाके असंभव को संभव करके किसी ने 98 मार्क्स लिया है फर्स्ट रैंकर ने इस बार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैकअप प्लान के बारे में। तो बैकअप प्लान हमारा क्या है? तो बैकअप प्लान है हमारा 4.13.2 बैकअप प्लान। ठीक है, तो ये बैकअप प्लान कर रही है बैक उठा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैकअप प्लान की बात करते हैं, जस्ट फॉर फन मैंने डाला हुआ है, बुरा मत मानना। तो यहाँ पे इसमें कुछ विशेष बातों को स्पेसिफाई करना होता है हम लोगों को। बैकअप प्लान में कुछ विशेष प्लान को जो है वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना। बैकअप प्लान में आपको किस किस विशेष बातों को स्पेसिफाई करना होता है, तो टाइप ऑफ बैकअप्स, किस तरह का या किस किस तरह का बैकअप आपको रखना है। टाइप्स ऑफ बैकअप भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपको जो कुछ डाटा भी रखना है तो आप ये सोचते हो कि आपको पेन ड्राइव में सेव करके रखना है या फिर डीवीडी में रखना है, डीवीडी राइट कर लेना है, सीडी राइट कर लेना है, या फिर आप कैसे रखते हो। तो टाइप्स ऑफ बैकअप जो है किस किस तरह का, या हार्ड डिस्क में रखते हो, किस किस तरह का जो है बैकअप आपको रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप, कब तक रखना है आपको बैकअप और कब कब उसको अपडेट करना है, तो ये भी आपको डिसाइड करना होता है बैकअप प्लान में ही। क्या प्रोसीजर होगा फॉर मेकिंग बैकअप बनाने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। बैकअप रिसोर्सेज का लोकेशन क्या होगा, आखिर किस जगह पे आप बैकअप रिसोर्सेज को रखोगे। आपको भी पता होता है घर में हार्ड डिस्क आपने कहाँ रखा है, तो आपका भी लोकेशन फिक्स रहता है कि बैकअप रिसोर्सेज का लोकेशन क्या रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इमरजेंसी में बैकअप रिसोर्सेज को गैदर करके उसको जो है वापस ऑपरेशन को चालू करवाने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी प्लान में आपको डिसाइड करना होगा। और बैकअप का यूज़ करने के लिए सिस्टम में किसकी प्रायोरिटी दी जाएगी और कितने टाइम फ्रेम में जो है हर एक सिस्टम जो है रिकवर हो जाना चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है कि 4 लोग हैं एक ही हार्ड डिस्क को यूज़ करने वाले घर में, तो किसके काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका ऑफिस का टाइम है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कि भाई तुम पहले ले लो, अगर सबको साथ में ही ज़रूरत पड़ गई तो टाइप ऑफ बैकअप में किस तरह का आपको बैकअप रखना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ बैकअप, आपको कब तक अपडेट रखना है और कब तक जो है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। क्या प्रोसीजर होगा मेकिंग बैकअप का, और उसके बाद बैकअप रिसोर्सेज का लोकेशन क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इमरजेंसी में बैकअप रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए ताकि जो है काम को चालू किया जा सके। बैकअप का यूज़ करके किस सिस्टम को प्रायोरिटी दी जाएगी और कितने टाइम फ्रेम में हर एक सिस्टम को जो है वो रिकवर करना होगा। कुछ रिसोर्सेज के लिए जो है बैकअप प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कुछ रिसोर्सेज के लिए बैकअप प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और बाकी कुछ रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन होता है। मतलब बैकअप रिसोर्सेज और सिस्टम कैसा हो उस पर डिपेंड करता है, रिसोर्सेज और सिस्टम कैसा हो उस पर जो है बैकअप जो है आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें दी गई है बैकअप में। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज के साथ साथ बैकअप को अपडेट करते रहना चाहिए। चेंज के साथ साथ जो भी चेंजेस आपके बदलाव आते हैं उसके साथ जो है बैकअप को अपडेट करते रहना चाहिए और बैकअप प्लान को भी अपडेट करते रहना चाहिए, ये भी बेहद ज़रूरी है। मतलब कि केवल जो है बैकअप को आप अपडेट नहीं करो, बैकअप प्लान को भी आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ प्लान को जो है जो एग्जीक्यूट करने वाला की पर्सनल अगर नौकरी से मान लो छोड़ देता है तो उस सिचुएशन में जो है आपको प्लान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बैकअप प्लान की स्ट्रैटेजी जो होगी अगर वो सीक्रेट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जो है बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो 100% चीज़ें आपके बारे में जानता है। ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको जानना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बैकअप प्लान की जो बैकअप जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस का लिस्ट को भी हम लोगों को अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि प्लान जो है वाइबल रह सके और प्रैक्टिकल रहे प्लान जो है हमारा है। तो जैसे अगर आप प्लान बदलोगे, जब आपका बैकअप प्लान बदलेगा, ठीक है, या टेक्नोलॉजी बदलेगी बैकअप की, तो उसके हिसाब से आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी बदलना पड़ेगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन और मेंटेनेंस का भी जो लिस्ट होगा आपका कि बैकअप प्लान के लिए है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो प्लान जो है आपका वाइबल रह सके ओवर द टाइम और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल हो सके प्लान।
जिसको बैकअप प्लान कहा जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, रिकवरी प्लान किसको बोलते हैं, रिकवरी प्लान। तो जैसा कि इस मूवी में आपको याद होगा कि ये मेंटल पेशेंट रहता है, तो इसकी रिकवरी करने के लिए ये डॉक्टर कोशिश करते रहती है, करीना कपूर। तो हम लोग बात करते हैं रिकवरी प्लान के बारे में। तो बैकअप प्लान का जो है इंटेंशन ऑपरेशन को क्विकली रिस्टोर करना होता है, रीस्टोर करना होता है। बैकअप प्लान का क्या इंटेंशन होता था, हमारा जो है ऑपरेशन को क्विकली रीस्टोर करना होता था, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सारे क्रिटिकल फंक्शन जो है वो चलने में मदद मिले, इसलिए बैकअप हम लोग मेंटेन करते थे। पर रिकवरी करने के लिए, जो बैकअप से रिकवरी होता है, लेकिन रिकवरी करने के लिए भी तो प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो रिकवरी प्लान का इंटेंशन पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी को रीस्टोर करना होता है, पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को। तो जैसे इसका जो है मेंटल सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को वापस से रिस्टोर करना जो था वो करीना कपूर का काम था, क्योंकि वो डॉक्टर थी। तो वैसे ही जो है यहाँ पर रिकवरी प्लान का जो इंटेंशन पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के कैपेबिलिटी को रिस्टोर करना होता है। ठीक है, रिकवरी प्लान में जो है रिकवरी कमिटी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो स्पेसिफिक रिकवरी प्रोसीजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ठीक है, तो जब पेशेंट सीरियस होता है तो डॉक्टर्स की भी एक टीम बनती है। इसी तरह रिकवरी प्लान में रिकवरी कमिटी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो स्पेसिफिक रिकवरी प्रोसीजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। रिकवरी प्लान में जो है रिकवरी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे, उनको जो है उनका स्ट्रक्चर पहले से तय होना चाहिए, और सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। यानी कि रिकवरी प्लान में सब कुछ स्पेसिफाई किया गया होगा। प्लान में इंडिकेट किया होना चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन को पहले रिकवर करना है। रिकवरी कमेटी मेंबर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी रिकवरी के लिए, ताकि पीरियडिकली जो है वो प्रैक्टिस करते रहें और रिकवरी इफर्ट को रिव्यू करते रहें। ठीक है, अगर कमेटी के किसी मेंबर का जो है वैकेंसी हो जाता है तो इमीडिएट नया अपॉइंट करना है, और उनकी जिम्मेदारी जो है वो ब्रीफाई करनी है तुरंत उनको, ताकि उनको जो है उनकी जो है पूरी की पूरी। अब हम लोग टेस्ट प्लान की बात करते हैं। 4.13.4 हमारा टॉपिक नंबर, चौथे प्रकार का जो हमारा प्लान था BCM का, तो उसमें हम लोग देखते हैं टेस्ट प्लान के बारे में। तो रिकवरी का फाइनल कंपोनेंट होता है टेस्ट प्लान। रिकवरी का फाइनल कंपोनेंट होता है टेस्ट प्लान। इमरजेंसी, बैकअप और रिकवरी प्लान में क्या क्या कमियां हैं उसका पता लगाने के लिए टेस्ट प्लान का होना ज़रूरी होता है। यानी कि इमरजेंसी, बैकअप या रिकवरी प्लान में क्या क्या कमियां हैं उसका पता लगा के देता है ये टेस्ट प्लान। ये इसका मेन पर्पस होता है। इस प्लान में सबसे पहले एक रेंज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सिमुलेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रेंज आप डिसाइड करते हो, वहाँ पर रेंज होता है वहाँ पे। इसी तरह इस प्लान में जो है वो आपको सबसे पहले एक रेंज डिसाइड करना होता है कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तो हम लोगों को जो है तुरंत जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा प्लान को। तो उसमें जो है इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान और रिकवरी प्लान का अलग अलग सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन किया जाता है। प्रोबेबिलिटी आप डिटरमाइन करते हो यहाँ पर कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है इमरजेंसी प्लान में, बैकअप प्लान में और रिकवरी प्लान में, ताकि हम लोग जान सके कि ये सब प्लान जो है कितना सेटिस्फैक्ट्री है। तो उस प्रोबेबिलिटी से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोगों का कितना प्रोबेबिलिटी है कि चलो हम लोगों ने अगर रिकवरी प्लान लगा डाला है तो इतना प्रोबेबिलिटी है, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी, 90% चांस है कि हमें बैकअप का प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगा आने वाले 5 सालों में। तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली ये डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है वो डिटरमाइन किया जाता है ताकि जान सके ये सब प्लान कितना सेटिस्फैक्ट्री है। टेस्ट प्लान को जो है पीरियडिकली आपको इन्वोक करना ज़रूरी होता है। अक्सर टॉप मैनेजमेंट टेस्ट प्लान को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अक्सर जो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट की यहाँ पे कमी रह जाती है कि वो ये सोचकर नहीं टेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करता है कि नॉर्मल ऑपरेशन जो है हमारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से रिकवरी प्रोसीजर जो है फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि रिकवरी प्रोसीजर अगर आपको टेस्ट करते हो रहोगे तो किसी कंपनी में आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि साल में 1 दिन का पूरा काम जो है उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है, उनका नॉर्मल ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप रिकवरी प्लान में सब स्टाफ को लगा दो तो उसके लिए टेस्ट ले रहे हो तो। ठीक है, तो जैसे आपकी क्लास में जब आपकी टेस्ट होती है तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाता है ठीक से। ठीक है, 4 घंटे की क्लास में मान लो 3 घंटे की क्लास में 2 घंटे आपको टेस्ट देने पड़ जाते हैं, तो 1 घंटे में आपका पढ़ने का भी मन नहीं करते रहता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है टॉप मैनेजमेंट टेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है ठीक से, यही खामी रह जाती है। टेस्ट को फैसिलिटी देने के लिए कई फेज़ में बांटा जाना चाहिए टेस्ट को। ठीक है, पहले DRP का डेस्क चेक, फिर इंस्पेक्शन और फिर वॉक थ्रू मेथड से टेस्ट करना चाहिए। सिमुलेशन प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का जो है डेस्क चेक करना चाहिए, डेस्क चेक। ठीक है,
इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू मेथड से टेस्ट करना चाहिए। ऑडिटिंग में जो डिस्क चेक, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू टेस्ट, ये आपने पढ़ा ही होगा। साथ में हम लोग इस चैप्टर में भी, शायद चैप्टर नंबर 6 में है, वहाँ पर जाके पढ़ेंगे। तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान में जो है डिस्क चेक, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू टेस्ट को जो है वो करना चाहिए, और उसके बाद फिर सिमुलेशन प्रोसीजर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है सिमुलेशन प्रोसीजर यानी कि जब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जाके किसी भी चीज़ को आप टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसको सिमुलेशन प्रोसीजर बोलते हैं। मान लो कि आपने एक स्पेशल टाइप का छाता बनाया है, और वो छाता जो है कैरी करने में पॉकेट में भी आ जाता है, छोटा सा छाता। अभी क्या है कि आप जो है वो छाता इतना कमज़ोर तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप जो है अपने बाथरूम में जाकर शावर चला के देखोगे एकदम स्पीड में कि वो टॉलरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो वैसे कुछ ना कुछ उपाय तो लगाना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो है डेस्क चेक यानी कि ऑन द स्पॉट जो बनाता है वो चेक करता है। इंस्पेक्शन मतलब कि दूसरों से करवाता है, और वॉक थ्रू मेथड का मतलब कि बराबर उसको टेस्ट करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑडिटिंग में भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो बिना सिमुलेशन का टाइम बताए हुए जो है आपको जो है सिमुलेशन प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए जब आपने डिजास्टर रिकवरी प्लान का डिस्क चेक, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू मेथड से टेस्ट किया। तो उसके बाद सिमुलेशन का मतलब जो होता है आर्टिफिशियल डिज़ास्टर करवाना या फिर करके देखना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल डिज़ास्टर करके देखना चाहिए। तो यही आपका सिमुलेशन का मतलब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों प्रकार के प्लान को कवर किया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ बैकअप। टाइप्स ऑफ बैकअप हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।